आप सबको नमस्कार। 4 बज चुके हैं। कल मनोग्रंथ के बारे में चर्चा की थी, तो कल के क्वेश्चन कुछ मेरे सामने आए हैं, उनके बारे में सर्वप्रथम चर्चा करेंगे। डॉक्टर सायराम पुट्टूर ने मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस के बारे में एक लेक्चर चाहा है, आगे देखेंगे इसको। डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी ने हृदय रोग के बारे में एक व्याख्यान लेने के लिए कहा है। बिल्कुल भविष्य में ज़रूर हार्ट डिसीज़ पर भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। सुनीता राणा ने प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ये एक प्रकार का ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं जो कि एक स्त्री में ओव्यूलेशन और पीरियड के दौरान उत्पन्न होते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट ऑकर इन वोमेन टिपिकली बिटवीन ओव्यूलेशन एंड पीरियड्स। इट इज़ ड्यू टू चेंज इन हार्मोन्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये इस प्रकार के सिंड्रोम पैदा होते हैं। सिम्टम्स में मूड स्विंग्स, मूड हमेशा चेंज होते रहता है, स्थिर नहीं रहता। टेंडर ब्रीड्स, फूड क्रेविंग, फटीग, थकावट, इरिटेबिलिटी और डिप्रेशन जैसे लक्षण से ऐसी स्त्रियां ग्रसित हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में आप निश्चित रूप से मेध रसायन काढ़े का सेवन कराएं। ब्राह्मी बटी 2 गोली सुबह शाम को, मेंटेट 2 गोली सुबह शाम को, और शिरः तर्पण, शिरोधारा, शिरोवस्ती या पिचुधारण रोगी में जरूर कराएं। इसके अलावा कुमारी आसो और द्राक्षासो। कुमारी आसो 20 ml, द्राक्षासो 20 ml, 40 ml पानी आफ्टर मील, भोजन के बाद इसका सेवन कराएं। प्रारंभ में उचित होगा कि विरेचन करा दें। विरेचन कराने से हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा शंखपुष्पी, जटामांसी, अश्वगंधा और कुमारी, ये 4 औषधियाँ हैं। शंखपुष्पी, जटामांसी, अश्वगंधा और कुमारी, एलोवेरा, इनको बारीक चूर्ण बना लें या यौकुट कर लें। काढ़े के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। चूर्ण के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका निरंतर सेवन करें। निश्चित रूप से इस सिंड्रोम में पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर विनोद चौहान ने श्वेत प्रदर के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है। इसमें सर्वप्रथम शोधन कराएं। शोधन के रूप में विरेचन इसके लिए श्रेष्ठ है, और विरेचन के बाद वस्ती लगाएं। निरूह वस्ती में धायपुष्प, मुलैठी, नागकेसर और सौंफ। धायपुष्प, मुलैठी, नागकेसर और सौंफ, इनको प्रत्येक 30-30 ग्राम लेकर के यौकुट कर लें। 300 ml काढ़ा बना लें, और इसमें शतावरी घृत 50 ml, शहद 50 ml और सेंधो 5 ग्राम की मात्रा में विधिवत वस्त्र तैयार करें, और ये कालवस्ती क्रम में प्रयोग करें। अनुवासन के रूप में आप जात्यादि तेल का प्रयोग कर सकते हैं, या शतावरी घृत का प्रयोग अनुवासन के रूप में, मात्रा वस्ती के रूप में कर सकते हैं। तो ऐसे क्रमशः 16 वस्तियाँ आप लगाएं। इससे निश्चित रूप से श्वेत प्रदर में आराम होगा। इसके अलावा अशोकारिष्ट 20 ml पानी भोजन के बाद, देन ल्यूकॉल टैबलेट और अन्य बहुत सारी श्वेत प्रदर की ट्रीटमेंट बाज़ार में उपलब्ध है। सिरप एम्टीटोन चरक की है, वो भी बहुत अच्छी है, उसको भी दें। लेकिन वस्ती
और पहले विरेचन फिर बस्ती, बस्ती के 9वें दिन से बस्ती प्रारंभ करें। ये चिकित्सा करेंगे तो निश्चित रूप से आराम होगा। डॉक्टर मोनिका शैलेश स्वामी, इन्होंने रिफ्रैक्टिव एरर्स के बारे में जानना चाहा है। रिफ्रैक्टिव एरर्स ये एक प्रकार की विज़न प्रॉब्लम है। जब आँख का शेप ठीक नहीं रहता तब रिफ्रैक्टिव एरर अर्थात मीन्स दैट इज the shape of your eyes does not bend light correctly, resulting in a blurred vision. विज़न ठीक से नहीं दिखता क्योंकि जो प्रकाश है वो ठीक ढंग से अंदर प्रवेश नहीं करता ड्यू टू शेप, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप ऑफ द आइज। ये कई प्रकार का हो सकता है। एक है मायोपिया। मायोपिया मीन्स पास की वस्तुएं ठीक से नहीं दिखती। हाइपरोपिया, दूर की चीज़ें ठीक से नहीं दिखती। प्रिशाइओपिया, लॉस ऑफ नियर विजन ड्यू टू एज, दैट इज कॉल्ड प्रेसहाइपिया। और नेक्स्ट होता है एस्टेग्मेटिज्म, यानी छाया बनती ही नहीं है। तो इस तरीके से विज़न से संबंधित ये प्रॉब्लम है। इसमें निश्चित रूप से नस्य बहुत अच्छा काम करेगा। इंद्रिय वर्धक या ज्योतिषमदि तैल 4-4 बूंद दिन में 2 बार डालें और वाह स्नेह धारा अक्षि में डालें। विडालक लगाएं, विडालक त्रिफला क्वाथ का विडालक, और अक्षि तर्पण करें। अक्षि तर्पण आप सबको मालूम है, उड़द दाल का घेरा दोनों आँख में 2 अंगुल बनाते हैं और इसमें त्रिफला घृत या और भी रोगानुसार आप घृत तैयार कर सकते हैं। इसमें त्रिफला घृत, शतावरी घृत अच्छा काम करेगा। धारण काल कम से कम 10 मिनट, और जब घृत टैंक में भरा हो तो आँखों को खोलना और बंद करना चाहिए। लेकिन घृत को प्रतिदिन बदलना आवश्यक है क्योंकि इन्फेक्शन हो जाने की संभावना रहती है। इसके अलावा त्रिफला ख्वात से प्रातः एवं सायं प्रक्षालन करें। सप्तामृत लौह 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टि 250 मिलीग्राम, किलोए 250 मिलीग्राम, इसको च्यवनप्राश के साथ दिन में 2 बार सेवन कराएं। त्रिफला घृत का संशमनार्थ भी प्रयोग करें। 10 ग्राम भोजन के पहले दोनों टाइम कुनकुना करके और उष्ण जल के साथ अनपान के रूप में भोजन के काल में त्रिफला घृत का सेवन निरंतर करें। मेध रसायन क्वाथ, ये भी इसके लिए उपयोगी चिकित्सा हो सकती है। तो मेध रसायन क्वाथ जो मैं बार बार बताता हूँ उसका भी सेवन करें। गुरुप्रीत कौर, डॉक्टर गुरुप्रीत प्रीति कौर, उन्होंने कॉर्न का ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। कॉर्न बहुत ही जिद्दी रोग है, बार बार निकालने से बार बार हो जाता है, लेकिन एक बार आप अग्निकर्म करा लें, अग्निकर्म के द्वारा कॉर्न को नष्ट कर दें तो दोबारा उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। तो किसी योग चिकित्सक से या खुद आप कर सकते हैं अग्निकर्म, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए शलाकाएँ आती हैं मार्केट में, अष्टधातु की बनी, वो आप ले करके अग्निकर्म आप करें। इसके अलावा लेखन चूर्ण, त्रिफला, कांचनार और विडंग चूर्ण। त्रिफला 100 ग्राम, कांचनार 100 ग्राम, विडंग चूर्ण 100 ग्राम चूर्ण बना लें। 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार इसका सेवन कराएं। इसके अलावा कांचनार गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, इसका प्रयोग करें और आवश्यकता पड़ने पर दशांग लेप भी लगाएं। ज़्यादा तकलीफ हो, वेदना हो तो दशांग लेप लगभग 10 से 20 ग्राम ले लें। आधा कप पानी
2 चम्मच सरसों तेल डाल करके लेप तैयार करके वहाँ कॉर्न के स्थान में लगा के बांध लें, रात्रि को बांध दें। इससे वो बहुत ही मृदु हो जाएगा और बाद में आप शस्त्र कर्म से या अग्नि कर्म से उसको नष्ट कर सकते हैं। संदीप पटवा जी, इन्होंने निमोनिया के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। निमोनिया निश्चित है श्लेष्म प्रधान व्याधि है और रोगी में वक्ष प्रदेश में बहुत ही वेदना होती है। तो सबसे पहले तिली तेल और सेंधव मिला करके थोड़ा कनकना कर लें, कड़कला लें, इसको गर्म कर लें और वक्ष प्रदेश में हल्का हल्का मालिश करके पत्रपिंड श्वेत या नाड़ी श्वेत करें। इससे रोगी को तत्काल आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा इसमें रस पिपरी रस 125 मिलीग्राम, श्वास का चिंतामणि 125 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम, ये शहद के साथ दिन में 2-3 बार चाटन करवाएं। इसके अलावा स्वर्ण क्षीरी का पंचांग लेकर के इसका चूर्ण बना लें और 1-1 चम्मच दिन में 3 बार लें। मेरा अनुभव है स्वर्ण क्षीरी के जड़ को निकाल करके उसका 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को 5 दिन तक ही सेवन करें। 5 दिन में ही निमोनिया ठीक हो जाता है। रोगी को ऐसा आहार विहार देवें जो कफवर्धक न हो। खट्टी चीज़, तली मली चीज़ें बिल्कुल न देवें। इसके अलावा बुखार भी उसमें रहता है तो ऐसी अवस्था में संजीवनी वटी 2-2 गोली दिन में 2 बार। और जैसा मैंने बताया भारंग आदि को आज भी इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। लौंग और अजवाइन से सिद्धित जल का ही सेवन कराएं, उष्ण जल का सेवन कराएं। इससे रोगी को बहुत आराम प्राप्त होता है। शुभम एस पवार गृहिणी एवं कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। तो आज व्याख्यान गृहिणी IBS पर ही है, आपको उत्तर मिल जाएगा। यदि कॉन्स्टिपेशन हो रोगी को, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, तो पेशेंट में 5 दिन दीपन पाचन औषधियाँ दे करके आम का पाचन करा दें। पंचकोल क्वाथ या पंचकोल चूर्ण या त्रिकट चूर्ण भोजन के पहले खाली पेट में इसका सेवन कराएं 4 या 5 दिन। उसके बाद त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करें। फिर 3 दिन स्वेदन कराने के पश्चात विरेचन करा दें। विरेचन के लिए कुटकी, अमलतास, निशोथ और छोटी हरण 20-20 ग्राम लेके काढ़ा बना लें 100 ml और इसमें 30 to 40 ml कैस्टर ऑयल मिला करके प्रातः खाली पेट पेशेंट को दें। दिन भर में लगभग 15 से 20 मोशन होंगे। उसके बाद 5 दिन संसर्जन क्रम कराने के पश्चात नॉर्मल डाइट में ले आएँ और कुछ दिन तक एरंड भ्रष्ट हरित की सोते टाइम पेशेंट को सेवन कराएं। एरंड भ्रष्ट हरित की आधा चम्मच और लीवर टॉनिक जैसे लिए 52 है, एम्लिक्योर DS है, आरोग्यवर्धनी है, ये भी रोगी को दें ताकि उसका ठीक रहे। आवश्यकता अनुसार लवण भास्कर, हिंगवष्टक चूर्ण, शिवाक्षार पाचन चूर्ण इनका भी सेवन कराएं जिससे अग्नि प्रदीप्त रहे और आहार का विधिवत पाचन हो। डॉक्टर मंजू भाटिया ने हिर्सुटिज्म, अनवांटेड हेयर्स वुमेन्स को हो जाते हैं ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, उसके कोई लेप के बारे में पूछा है। तो मैंने इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, मेरा अनुभव इसमें नहीं है लेप का, लेकिन मैंने एक जगह देखा है निम्ब, अमलतास पत्र, हरिद्रा, निम्ब, अमलतास पत्र और हरिद्रा बराबर मात्रा में इसका पीस ले पानी के साथ और इसको लगाने से आराम होगा। लेकिन जब तक हार्मोनल इम्बैलेंस आप ठीक नहीं करेंगे, इसलिए मैंने पहले भी कई बार इसकी चिकित्सा बताई है कि आप इसमें वमन, विरेचन और वस्ती पूरा संशोधन कराएं। संशोधन कराने से हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होता है। वैद्य RG प्रजापति, इन्होंने ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। ये भी कई बार चर्चा हो चुकी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्थात संधिवात, जैसा कि आप जानते हैं
ये डिजेनरेटिव डिसीज़ है। आकुंचन प्रसारण में क्रेपिटेशन क्रैप्स आवाज़ सुनाई देती है। कभी कभी हल्का सूजन भी होता है। उठने बैठने चलने में पेशेंट को बहुत तकलीफ़ होती है। रोगी यदि आराम करता है तो वेदना नहीं होती, चलने में उठने में ज़्यादा वेदना होती है। ऐसी अवस्था में पेशेंट को जानुवस्ती और फॉलोड बाई पत्रपिंड श्वेत। जानुवस्ती आप अश्वगंधा बला तैल से, दशमूल तैल से, सहचर तैल से जानुवस्ती आप करें, बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त होता है। दोनों तरफ से करें, सामने की ओर से 7 दिन और पीछे भी 7 दिन। ऐसा लगातार 20-21 दिन तक जानुवस्ती करें। फॉलोड बाई पत्रपिंड श्वेत। हिरण्य पत्र, निर्गुंडी पत्र और शिगुरु पत्र तीनों को लेकर के बाकायदा पोटली बना लें और सहचर तेल या दशमूल तेल तवे में थोड़ा गर्म करके डुबो करके सेक करें। इसको बोलते हैं पत्रपिंड श्वेत। और चूँकि ये डिजेनरेटिव व्याधि है इसलिए इसमें संशोधन करना नहीं है। मात्रा बस्ती का सेवन कराएं। मात्रा बस्ती दशमूल तेल से, अश्वगंधा बला तैल से, सहचर तैल से 30 ml की मात्रा भोजन के बाद लगातार 21 दिन तक देवें। इससे पेशेंट को बहुत आराम मिलता है। जैसे मान लीजिए 15 दिन आपने जानुवस्ती की तो 15 दिन आप जानु धारा करिए। जो नस्य के लोटे होते हैं उसमें तैल भर करके और जानु प्रदेश में लगातार कंटिन्यूअस धारा डालें। नीचे फिर कलेक्ट करें स्नेह को, फिर थोड़ा कुनकुना करें और इस प्रकार जानु जैसे शिरोधारा करते हैं वैसे ही जानु धारा करने का भी प्रावधान है, उसको करें, उससे भी लाभ मिलता है। साथ में एक योग मैं हमेशा बताता हूँ। इसमें अश्वगंधा 100 ग्राम, सुंठी 50 ग्राम और पिपली चूर्ण 25 ग्राम, इस अनुपात में चूर्ण बना के तैयार कर लें। 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दुग्ध के साथ लगातार 5 से 6 महीने तक इसका प्रयोग कराएं तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें अच्छा आराम मिलेगा। इसके अलावा महायोगराज गुगुलू, सिंहनाथ गुगुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन करा सकते हैं। औषधियों में आमवात आरी रस 250 मिलीग्राम, बृहदवात चिंतामणि 60 मिलीग्राम, महावात विध्वंसन 125 मिलीग्राम, यह एक मात्रा है। ऐसे ही दिन में 2 या 3 मात्राएं पेशेंट को दें। पेट साफ रहे इसका ध्यान रहे। आप अनुवासन यदि दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मोशन ठीक क्लियर जाएगा। अन्यथा एरंड भ्रष्टरित की रात को आधा चम्मच आप सेवन कराएं। इससे पेट साफ रहेगा, पेशेंट को आराम मिलेगा। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जो कि रतलाम में प्रोफेसर हैं, उन्होंने रोगी के इतिहास का सरल उपाय कैसे इतिहास लेना, वास्तव में तिवारी जी ये भी एक प्रकार की कला है। पेशेंट्स को इतना विश्वास आप अर्जित कर लें, इतनी अच्छी काउंसलिंग करें कि आप जो पूछें उसको सही सही उत्तर देवे, ये भी एक बहुत बड़ी कला है और इसको प्रैक्टिस से ही आप कर सकते हैं। बार बार आप इतिहास लेंगे तो निश्चित है इसमें सरलता जाएगी, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। इस कार्यक्रम में हमारे चिकित्सक साथी, विद्वान चिकित्सक साथी जो कि डेली प्रणाम से वो उपस्थित होते हैं मोबाइल में, मैं उन सबको सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि वो ज्ञान पिपासु हैं, ज्ञान को ग्रहण करने में उत्सुक रहते हैं। ऐसे हैं डॉक्टर सुनील रातूरी जी, डॉक्टर विजय सैनी, डॉक्टर संतोष शर्मा, डॉक्टर विनेश्वरी श्रीवास्तव, डॉक्टर नीतू सिंह, बहुत बड़े चिकित्सक, बहुत वरिष्ठ चिकित्सक महेंद्र चतुर्वेदी जी, शैलेश भलाला जी, विकास चौधरी जी, डॉक्टर अर्चना जायसवाल जी और मेरे प्रिय इस कार्यक्रम को संचालन करने वाले डॉक्टर नवीन चंद्र जोशी जी, शुभम जैन जी और लगातार इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं, ज्ञान का आदान प्रदान जिज्ञासु ऐसी वंदना पाठक जी, विनोद पटेल जी, निशा जोशी जी, KN गंगवार जी, ये भी हमेशा इस ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होते हैं।
डॉक्टर संघमित्रा लोखंडे, कमलेश विश्वास जी, रीना शर्मा कौशिक, ये भी हमेशा ज्ञान पिपासु रहती हैं, ज्ञान गंगा में सम्मिलित हैं। आर इंडिया, देवेंद्र पाटिल जी, अदिति त्रिपाठी, संध्या पांडे, कविता शर्मा और पंचकर्म के विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ डॉक्टर धनंजय कुमार श्रीवास्तव, जो कि ऋषिकेश में अपनी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है इनका। पंकज शुक्ला जी, आर सिंह चहल, अर्चना वर्मा और बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर पंचकर्म कराने वाले गिरिराज प्रसाद शर्मा जी, उषा तभानी, शिल्पा पालस्कर, निर्मला स्वार, ऋषिकेश देशानी, नारायण काला जी, कल उनसे बातचीत हुई थी और अच्छी प्रैक्टिस, आयुर्वेद की ही प्रैक्टिस वो करते हैं। वैद्य आर जी प्रजापति, ये भी बहुत अच्छा, प्रजापति जी बहुत अच्छा पंचकर्म का हॉस्पिटल है बरेली में, अच्छी प्रैक्टिस है। दिनेश यादव जी, ये प्रोफेसर हैं बिहार में और बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं। राज अग्रवाल, संजय जी और सोनल पटेल जी। इस तरीके से ये चिकित्सक डेली जुड़ते हैं। इन सब के लिए पुनः धन्यवाद और हृदय से आभार। अब आइए IBS के बारे में चर्चा करते हैं। IBS, जिसको हम संग्रहणी या ग्रहणी के रूप में जानते हैं, आप सिम्टम्स मिलाएंगे तो IBS के बिल्कुल सिम्टम आपको ग्रहणी के प्राप्त होते हैं। इसलिए उसी को आधार मान करके कुछ विवरण आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। आप जानते हैं कि अमाशय पक्वाशय, इसके बीच में एक धरा होती है, कला होती है, जिसको बोलते हैं पित्त धरा कला। और IBS में ये पित्त धरा कला दूषित हो जाती है, जिसको हम ग्रहणी कहते हैं। IBS बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज के ज़माने में। प्रत्येक 5वां व्यक्ति 25 से 45 वर्ष के बीच का इस IBS से ग्रसित है। जैसा कि आप जानते हैं, ये GIT का डिसऑर्डर है और आपको ये भी पता है कि इंटेस्टाइन में एक प्रकार का रिदमिक मूवमेंट होता रहता है, जिसको बोलते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। इससे जो कंटेंट्स हैं इंटेस्टाइन में, एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाए जाते हैं। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन IBS में इंटेस्टाइन बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है और थोड़ा भी स्टिमुलेशन देने से क्रैम्स की उत्पत्ति क्रैम्स यानी ऐंठन युक्त वेदना चालू हो जाती है। जैसा कि आपको पता ही है कि इंटेस्टाइन में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडल मसल्स होते हैं, जो कि मोटर फंक्शन के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। और IBS में यही मसल्स गतिहीन हो जाते हैं और इसी को जरा भी स्टिमुलस, जरा भी कोई आहित आहार विहार किया, तत्काल वो स्टिमुलेट करके क्रैम्स की उत्पत्ति कर देते हैं और इसी को हम IBS कह सकते हैं। एक बायो ट्रांसमीटर होता है जिसका नाम है सेरोटोनिन। यह सेरोटोनिन ब्रेन और गट्स, इंटेस्टाइन दोनों में ही स्रावित होता है। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है, क्योंकि मुख्य लक्षण जो IBS का है वो है कभी अतिसार हो जाना, कभी विबंध होना, कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, ये क्रमशः होते रहता है। तो ऐसा पाया गया है कि जब अतिसार होता है तब सेरोटिन की मात्रा गट्स में बढ़ जाती है, या यूँ कह सकते हैं सेरोटिन मात्रा बढ़ जाने से अतिसार उत्पन्न होता है। और जब कॉन्स्टिपेशन व्यक्ति में रहता है तब ये सेरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है। और यह भी अध्ययनों से पता चला है कि IBS का रोगी धीरे धीरे डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में भी चला जाता है। आयुर्वेद में ग्रहणी या संग्रहणी से तुलना कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया आपको। मुख्य जो लक्षण होते हैं पेशेंट में, वह आंत्रकूजनम, आलस्यम, दौर्बल्यम, सदनम तथा
द्रवम शीतम घनम स्निग्धम सकट वेदम सकृत आमम सबह पैच्छल्यम सशब्दम मंदवेदनम आंतरकूजनम। आंतों में आवाज आना, ऐंठन होना, ये मुख्य लक्षण संग्रहणी के भी हैं और यही आईबीएस के हैं। जैसे मैंने बताया कि आईबीएस में कभी अतिसार, कभी जो है विबंध उत्पन्न हो जाता है, पेशेंट को कभी कभी उल्टी होती है, क्रैम्स होते हैं, पैरों में सूजन आ जाती है, फीवर भी आ सकता है, और यही लक्षण हुबहू संग्रहणी के भी हैं। अतिसृष्टम विबद्धम व द्रवम तदुपदृश्यते तृष्णा आरोचक वैरस्य प्रसेक तमकानुतरा शून पाद करः सा अस्ति परवरुक छर्दनम ज्वरः लोह आमगंधस्तिक्ताम्ल उद्गारस्य जायते। यह लक्षण ग्रहणी के हैं और इसी प्रकार के लक्षण आईबीएस में भी होते हैं। इसका ग्रहणी का जो मुख्य उत्पत्ति का कारण है वो है अग्निमांद। अग्निमांद होने से जठराग्नि मंद हो जाती है और आम विष की उत्पत्ति होती है, और यही आम विष ग्रहणी को जब दूषित करता है तब ग्रहणी रोग उत्पन्न होता है, अर्थात आईबीएस की इरिटेटिव बोवेल सिंड्रोम जैसे लक्षण प्राप्त होते हैं। दूष्यत्यग्निम सदुष्टो अन्नम न तत्पचति लघ्वपि अपच्यमानम सुक्तत्वम याति अन्नम विश्रूपताम। जब अग्निमांद होता है तो आम की उत्पत्ति होती है, और यदि शीघ्र आम को बाहर शरीर से न निकाला जाए तो यह टिश्यू के सर्कुलेशन को ब्लॉक कर देता है। रोगी में थकावट, फटीग जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, कमजोरी महसूस होती है। ऐसी अवस्था में सबसे पहले आम की चिकित्सा करना बहुत ही आवश्यक है। और ग्रहणी की परिभाषा में बताया है, अधस्तु पक्वामम वा पुरोत्तम ग्रहणी गदा उच्चते सर्वयानम प्राय हसबि दह्यते। कहने का तात्पर्य है कि अग्निमान अर्थात आम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ग्रहणी की उत्पत्ति में। इसके कारण को अगर विचार करें आईबीएस के, तो ऐसे फैमिली हिस्ट्री जिनमें जीआईटी प्रॉब्लम अधिक मात्रा में होते हैं वो वंशानुगत आगे भी होते रहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो रिच फूड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी सब्सटेंस ज़्यादा खाता है, ऐसी व्यक्ति में आम की वृद्धि अधिक हो जाती है, जिससे आईबीएस की उत्पत्ति होने में सहायक है। दूसरा मुख्य कारण है वेगों को रोकना। जब जो हमारे वेग हैं मूत्र प्रवृत्ति, मल प्रवृत्ति आदि की, उनको अनावश्यक रूप से रोकना। अवसाद, डिप्रेशन, व्याधि क्षमत्व का कम होना और निरंतर केमिकल ड्रग्स लेते रहना भी आईबीएस की उत्पत्ति का कारण हो सकता है। लक्षणों में देखें तो जैसे मैंने बताया, क्रैम्स अर्थात उदर वेदना, कभी अतिसार, कभी विबंध हो जाना, और मल त्याग की इच्छा उसको बनी ही रहती है। बार बार मल प्रवृत्ति के लिए जाना, हालांकि बार बार मोशन नहीं होता, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं होती है, हमेशा मल मूत्र त्याग करने के लिए बार बार जाता है। साथ में गैस, हृदयास, थकावट, फाउल स्मेल, पैरों में सूजन हो जाना, ज्वर और वमन का होना, ये मुख्य लक्षण आईबीएस के हैं। प्रोग्नोसिस देखें तो ये निश्चित है, ये व्याधि कठिन साध्य है, और बहुत जीर्ण हो जाए तो ये असाध्य है। बच्चों में यदि रोग होता है तो याप्य है, और मिडिल एज में भी याप्य है, बच्चों में साध्य है बल्कि, लेकिन वृद्धावस्था में यदि रोग होता है तो असाध्य की श्रेणी में आता है। और जैसा मैंने पहले बताया कि क्रॉनिक आईबीएस हो तो असाध्य की श्रेणी में ही आता है। तो ऐसा आईबीएस का पेशेंट निश्चित रूप से उसकी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये रोग जो है भोजन की वजह से, आहार विहार में विचार न करना, इसकी वजह से होता है। तो उसकी लाइफ स्टाइल, प्रातःकाल योगा कराएं, प्राणायाम कराएं, मेडिटेशन कराएं, पैदल जाएं, पैदल घूमें कम से कम 2 किलोमीटर, प्रातः जल्दी जगें, रात्रि में जल्दी सोएं,
खान पान समय निर्धारित में भोजन करें। भोजन में ज़्यादा फाइबर हो ये ध्यान रखें। भोजन आप क्या ले रहे हैं उसको आप ज़रूर देखें, लेकिन बनाने का तरीका भी देखें। बहुत ज़्यादा तला मला आप खाएंगे तो उसका जो गुण है भोजन के वो नष्ट हो जाते हैं। सलाद का सेवन ज़्यादा करें। अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको ये बिल्कुल छोड़ दें और खुश रहें। नहीं तो पेशेंट बार बार ये बीमारी होती है तो डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है। इसका भी ध्यान रखें। अब आइए चिकित्सा पर विचार कर लेते हैं। अग्निमांद को दूर करना ये एक प्रमुख कर्तव्य है, क्योंकि आम ही मुख्य उत्पादक चीज़ है जिसको हम आम विष कहते हैं। इसलिए प्रारंभ में जैसे ही पेशेंट आए 7 दिन तक दीपन पाचन औषधियाँ, पंचकोल क्वाथ या त्रिकट चूर्ण या शुंठी चूर्ण 7 दिन तक सेवन कराएं खाली पेट में, जिससे अग्नि वृद्धि हो जाए। इसके अलावा हिंगोष्टक चूर्ण है, लवण भास्कर है, दादिमाष्टक चूर्ण है। ऐसे चूर्ण जो दीपन पाचन हो, विरेचक न हो, ऐसे चूर्ण आप जरूर सेवन कराएं। और यदि आम की मात्रा अधिक है तो इसको डिटॉक्सिफेट करें, मतलब पंचकर्म के द्वारा आम का निष्कासन करें। चूँकि IBS के लक्षण गृहिणी से बहुत ही मिलते जुलते हैं, इसके लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो गृहिणी का है वही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट IBS का भी है। जब आम के लक्षण आपको प्राप्त हों तब जैसा कि बताया गया दीपन पाचन औषधि आपको देना है। गृहिणी माश्रितम दोषम विदग्धाहार मूर्छितम साविष्टम प्रशयकार्ति विदाह अरुचि गौरवई है। ऐसी अवस्था में दीपन पाचन औषधि दीजिए। अब जब आम के लक्षण आपको प्राप्त हो जाएं, दीपन पाचन भी करा लिया लेकिन फिर भी आम है, तब आम लिंगवानी तम दृष्टवा सुखोषणे नामुनोधरेत फलानाम वाक्यसायण पिपली सरसपई तथा। ऐसी अवस्था में रोगी का वमन करा दें। वमन जो है जैसा बताया, मदन फल का काढ़ा 4 मदन फल लेके क्वाथ बना लीजिए और इसमें 20 ग्राम सरसप कल्क डाल करके वमन करा दें। और यदि दोष लीन हो गए हों, ऐसा लगे कि आम के लक्षण हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं, श्लेष्मा की प्रवृत्ति ज़्यादा नहीं दिख रही है, लीनम पक्वा से आस्तम वायाप्यम श्राव्यम संदीप नहीं है, शरीरानुगते सामेरे से लंघन पाचनम। ऐसी अवस्था में स्रंसन चिकित्सा करना चाहिए। अमलतास गूदा 20 ग्राम लेकर के काढ़ा बना दें और प्रातःकाल मल प्रवृत्ति के पश्चात इसका सेवन कराएं। इससे जो लीन दोष हैं वो बाहर निकल जाएंगे। उसके पश्चात भी आपको दीपन पाचन औषधियाँ देना है। तो यदि देखा जाए तो IBS की 3 प्रकार से चिकित्सा की जा सकती है। पहला है पंचकर्म के द्वारा, दूसरा है वर्धमान पिपली कल्प, वर्धमान पंचामृत परपटी कल्प, और तीसरा है संशमन औषधियाँ। संशमन औषधियों को पंचकर्म के बाद अथवा परपटी कल्प के बाद सेवन करने से और अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। तो सबसे पहले पेशेंट का वमन कराएं। वमन कराने के लिए प्रथम दीपन पाचन, जैसे मैंने बताया, 3 दिन तक दीपन पाचन कराएं। शुंठी चूर्ण से, त्रिकट चूर्ण से या पंचकोल क्वाथ से। निरामावस्था प्राप्त होने के पश्चात फिर त्रिउष्णाद घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करें। त्रिउष्णाद घृत ये बना लीजिए। इसमें त्रिफला, त्रिमद, त्रिकटु और गुड़, ये जितनी भी श्लेष्मस व्याधियां हैं उसमें बहुत ही उपयोगी है। जैसे तमक श्वास है, जीर्ण प्रतिष्ठाय है, पीनस रोग है, इन सब में इसका प्रयोग आप करें। त्रिउष्णाद घृत से आभ्यंतर स्नेहपान। सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त होने पर वमन कराएं। 1 दिन आप वायभ्यंग और स्वेदन करा करके वमन कराएं। वमन के लिए मैंने बताया 4 मदन फल ले लीजिए, यौकुट करिए, इसका काढ़ा 100 ml बना लीजिए और इसमें 20 ग्राम सरसप मिला करके वमन करा दीजिए। ये विशेष योग है संग्रहणी के लिए। उसके बाद संसर्जन क्रम कराइए और वमन के 15वें दिन विरेचन करा दीजिए।
विरेचन के लिए जैसे योग हमारे चरक ने बताया है, जिसका मैं बहुत प्रयोग करता हूँ, उसमें अमलतास 30 ग्राम और हरित की 30 ग्राम, शुंठी 20 ग्राम, इनका योग कूट करके काढ़ा बना लें और इसमें 30 ml कैस्टर ऑयल डाल करके विरेचन कराएं। एक और योग है एरन तैल 40 ml और यवक क्षार 5 ग्राम, 2.5 से 5 ग्राम, ये मिला करके प्रातः खाली पेट दीजिए। इससे बहुत ही सुंदर तरीके से विरेचन हो जाएगा। विरेचन करने के बाद फिर संसर्जन क्रम और विरेचन के 9वें दिन से वस्ती दीजिए। वस्ती योग वस्ती ही देना है, 8 वस्ती का कोर्स दीजिए। पहले दिन अनुवासन, फिर अनुवासन आस्थापन 3-3, 3-3 6 एक साथ, और लास्ट में फिर एक अनुवासन। अनुवासन के रूप में 10 मूल तेल का प्रयोग करें 30 ml, ये भोजन बाद दिया जाता है। और निरूह वस्ती के रूप में एरण्य मूलादि वस्ती का प्रयोग करें, ये हमेशा खाली पेट में दी जाती है। ऐसे 8 वस्तियों का कोर्स कर दें, तो इस तरीके से पंचकर्म कंप्लीट होता है। और इसके पश्चात या इस दौरान भी जो संशमन औषधियाँ हैं वो आपको देना है। दूसरी महत्वपूर्ण चिकित्सा है परपटिकल्प। मैंने पिछले व्याख्यान में भी जब इसका वाक्य को ये दोबारा मैं आपको गृहिणी आईबीएस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस वक्त भी मैंने कहा था कि पंचामृत परपटिकल्प आप कराइए। 3 प्रकार की परपट्टी हैं जिसका प्रयोग हम करते हैं परपटिकल्प में। एक तो रस परपट्टी या पंचामृत परपट्टी या स्वर्ण परपट्टी। 2 प्रकार के कोर्स हैं परपटिकल्प में, एक है 30 दिन का और दूसरा है 20 दिन का। 30 दिन के परपटिकल्प में कैसे आप प्रारंभ करेंगे औषधि, मैं बता रहा हूँ आपको। पहले तो 3 दिन दीपन पाचन औषधियाँ दीजिए, फिर इसके बाद आप परपटिकल्प प्रारंभ करें। पहले दिन 100 mg, दूसरे दिन 200, 300 और 10वें दिन तक बढ़ाते जाएं क्रमशः, तो 1000 mg हो जाएगा, अर्थात 1 ग्राम। और यह 1 ग्राम की मात्रा 11वें से 20वें दिन तक 1 ग्राम ही देना है। 11वें दिन 1 ग्राम, 12वें दिन 1 ग्राम, 20वें दिन तक। और फिर 21वें दिन से फिर 100 mg घटाना चालू कर दीजिए, तो 30वें दिन फिर पुनः 100 mg आ जाएगी। तो ये है 30 दिन का कोर्स। फिर से रिपीट करता हूँ, पहले दिन 100 mg बढ़ाते जाइए, 10वें दिन 1000 mg अर्थात 1 ग्राम, 11वें दिन से 20वें दिन तक अर्थात 10 दिन 1 mg ही लगातार देना है। और फिर 21वें दिन से ये कम करना प्रारंभ करें, तब 30वें दिन 100 mg की मात्रा आ जाएगी। 20 दिन के कोर्स में 10 दिन आपको बढ़ाना है। पहले दिन 100 mg, दूसरे दिन 200, ऐसे बढ़ाते हुए 10वें दिन 1000 mg आ जाएगी। और 11वें दिन से फिर घटाना चालू कर दीजिए, तो 20वें दिन 100 mg की मात्रा आ जाएगी। इस प्रकार इसका सेवन करना है। तो ये पंचामृत परपट्टी या रस परपट्टी के लिए मैंने बताया। तो यदि आप स्वर्ण परपट्टी करते हैं तो इसकी मात्रा 50 mg से प्रारंभ करें, बस, और कोई अंतर नहीं है। अनपान के रूप में इसमें जीरा को घृत भार्जित करके करीब 2.5 ग्राम जीरा, 2.5 से 5 ग्राम, और इतना ही हींग, घृत भार्जित हींग, दोनों को मिला करके परपटिकल्प जब आप दें, परपट्टी में मिला करके इसका सेवन करना चाहिए। 2 प्रकार से परपटिकल्प किया जाता है, एक सान्न और एक निरन्न। सान्न में मुद्गयूस, कृष्णा या खिचड़ी का सेवन अल्प मात्रा में कराया, लघु आहार विहार का सेवन कराया जाता है। लेकिन निरन्न में कोई भी अन्न नहीं दिया जाता, न लवण दिया जाता, न शुगर, न ही पानी दिया जाता। बहुत ही आवश्यकता पड़े तो गर्म जल रोगी को पिलाना चाहिए। और इसको छाछ में रखा जाता है, तक्र में। पहले दिन मान लीजिए 100 mg दिए, तो आप छाछ का सेवन 1 गिलास कराइए, फिर बढ़ाते जाइए 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, 6 गिलास। ये मात्रा मैंने देखी है कि 7 लीटर तक मैंने छाछ को पिलाया है। और फिर जब परपटिकल्प को कम करेंगे, वैसे ही छाछ को भी कम करें। जब भी प्यास लगे, भूख लगे, तब छाछ का ही सेवन कराएं। और छाछ घर में ही बनाना चाहिए, बाजार का छाछ आप प्रयोग ना करें। मैंने देखा है पेशेंट को कि जब
प्रारंभ में हमने पर्पटी कल्प प्रारंभ किया, उसके पहले हम सब जांच कराते हैं। उस समय पेशेंट का होता है हीमोग्लोबिन 8-6 कि वो खाना खाता नहीं है, हमेशा डिप्रेशन में रहता है। और जब पर्पटी कल्प ख़त्म हो जाता है तो हीमोग्लोबिन 14 हो जाता है, विदाउट एनी टेकिंग ऑफ अन्न, किसी प्रकार का अन्न इस पर सेवन नहीं करा जाता, क्योंकि अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। अंदर की क्रियाएं, हार्मोन्स की क्रियाएं, एंजाइम्स की क्रियाएं ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं, इसलिए पेशेंट ठीक हो जाता है। जब पर्पटी कल्प करें तो पेशेंट को रूम में ही रखना है। दिस इज़ प्योरली इंडोर ट्रीटमेंट। बाहर धूप तक भी सेवन नहीं करना है, अंदर ही रहना है, ये बहुत आवश्यक है। दिवा सौंप न करें, इसका भी हमको ध्यान में रखना है। बीच में भूख लगे तो खाना नहीं खिलाना, तक्र का ही सेवन कराना चाहिए। तो इस तरीके से आप तक्र का सेवन प्रातःकाल 6 बजे से और रात्रि 10 बजे तक आप तक्र का सेवन कर, इसकी कोई सीमा नहीं है, पेशेंट के आधार पर है, जितना वो लेना चाहे वो ले सकता है। इसके बाद आइए संशमन चिकित्सा। अब ये संशमन चिकित्सा यदि पर्पटी कल्प या पंचकर्म नहीं कराना चाहता है तो संशमन चिकित्सा प्रारंभ कर दीजिए, पेशेंट को लाभ होगा। धीरे धीरे काउंसलिंग करते जाइए और बताते जाइए कि आपको लाभ तो होगा, लेकिन दोबारा भी उत्पत्ति हो सकती है, इसलिए पंचकर्म या पंचामृत पर्पटी कल्प आप करा लीजिए। औषधियों में मेरे 3 योग हैं, बड़े अनुभूत योग हैं, इसका आप प्रयोग करें। पहला योग है सुंठी, अतीस और नागरमोथा। सुंठी, अतीस, नागरमोथा, इसका बारीक चूर्ण कर लें और 5-5 ग्राम दिन में 2 या 3 बार पानी के साथ इसका सेवन कराएं। दूसरा योग है बिल्वगूदा, चित्रक और सुंठी। बिल्वगूदा, चित्रक और सुंठी बराबर मात्रा में चूर्ण बना लें और इसका 1-1 चम्मच दिन में 3 बार तक्र के साथ सेवन कराएं। और तीसरा अनुभूत योग है बिल्व, बेल का गूदा, ईसबगोल और सौंफ। बेल का गूदा, ईसबगोल, सौंफ बराबर मात्रा में लेकर बारीक चूर्ण आप कर लें। बारीक चूर्ण करने के पश्चात 1-1 चम्मच दिन में 3 बार तक्र के साथ या पानी के साथ आप जरूर देवें। अभी डॉक्टर KN गंगवार जी का प्रश्न है कि क्या कल्प के दौरान यदि कोई सिम्टम पैदा होते हैं तो लाक्षणिक चिकित्सा कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि लाक्षणिक चिकित्सा ऐसी न हो कि पर्पटी कल्प में कोई बाधा आए, और इसकी रिकरेंस बिल्कुल नहीं होती। जो आप रिकरेंस की बात देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इसमें लैपटॉप में, रिकरेंस बिल्कुल नहीं होता है अगर आपने ढंग से कराया। हाँ, रिपीट कर सकते हैं। अगर आप पेशेंट तैयार है तो 30 दिन का या 20 दिन का दोबारा प्रयोग करें, 7 दिन का गैप करके फिर से आप प्रयोग करें, तो ये जड़ से चला जाता है। और ये IBS के लिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए भी बहुत ही उपयोगी चिकित्सा है। लेकिन आप में पहले धैर्य होना चाहिए। जब आप में धैर्य होगा तो पेशेंट में भी धैर्य होगा। औषधियों में, रस औषधियों में गृहिणी कपाट रस पर्पटी, गृहिणी कपाट 125 मिलीग्राम, रस पर्पटी 250 मिलीग्राम, सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम और अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम, ये पुड़ियाँ सुबह शाम शहद के साथ सेवन कराएं। और एक अनुभूत रस योग में और बता रहा हूँ, पंचामृत पर्पटी 250 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम और शंख भस्म 250 मिलीग्राम और घृत भारजित जीरा, स्याह जीरा, ये 2.5 ग्राम। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है, इसका आपको प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा पीने के लिए तक्रारिष्ट और कुटजारिष्ट दोनों मिल जाए तो दोनों का प्रयोग करिए। 2-2 चम्मच, 2-4 चम्मच पानी भोजन के बाद। अगर अतिसार हो ज़्यादा तो कुटजारिष्ट, विबंध हो तो तक्रारिष्ट। टैबलेट्स में चित्रकादिवटी और कुटज घनवटी, इनका प्रयोग आपको करना चाहिए। मैं आपसे सबसे आग्रह करूंगा कि आप प्रारंभ तो करिए, ये कल्प चिकित्सा है। कई लोग कहते हैं साहब पंचकर्म का हमारे पास जगह नहीं है। ठीक है, OPD स्तर पर बहुत सारा काम किया जा सकता है, लेकिन पर्पटी कल्प तो कर ही सकते हैं। पेशेंट को उसके घर में भर्ती कर दीजिए, रोज़ विजिट करिए, शाम सुबह
अपने अटेंडेंट को भेजिए ताकि पेशेंट से संबंध आपका बना रहे। तो ऐसा कोई कार्य नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। शुरू में जब मेरा अपॉइंटमेंट 73 में पंचकर्म लेक्चरर के रूप में हुआ था, पीजी डिपार्टमेंट रायपुर 73 में, तब पंचकर्म के 5 नाम ही मुश्किल से जानते थे। लेकिन हिम्मत धीरे धीरे हमने प्रयास किया और पंचकर्म मैं सन 73 से पंचकर्म करवा रहा हूँ, पंचकर्म सीख रहा हूँ और आज भी विद्यार्थी हूँ। आज भी मुझे लगता है जब आपसे बात करते हैं तो एक नई जानकारी भी हमको मिलती है, क्योंकि थोड़ा बहुत हमको भी देखना पड़ता है, किताबों को पलटना पड़ता है। तो अगर इच्छा शक्ति है तो आप पंचकर्म भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टी कल्प भी कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज व्याख्यान यहीं पूर्ण होता है। कल फिर इसी समय 4 बजे उपस्थित होकर के आपके सामने एक नया डिसीज़ लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।